नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 8 लेक्चर है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है हाउ टाइड्स आर फॉर्म्ड, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। ज्वार कैसे बनते हैं, ज्वार के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइड को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है इसका 70% भाग किससे बना हुआ है, वो वाटर से बना हुआ है। और यही प्लैनेट अर्थ जो है ये सन के चारों ओर परिक्रमा करता है और जो अर्थ के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, वो मून करता है। तो यहाँ पे सन और मून दोनों का ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो जो अर्थ पर मौजूद जो पानी है उस पर बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो सी लेवल जो है पानी में हम लोग पानी का जो लेवल है उसमें हम लोग उतार चढ़ाव देखते हैं। ठीक है, राइज एंड फॉल देखते हैं ओशन वाटर में और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव को ज्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन में 1 या 2 बार जो है इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है ये बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमने बात की कि सन और मून पे करता है। ठीक है, तो सन और मून पे करता है। तो सन और मून की जो पोजीशन है, ठीक है, सन और मून की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, अर्थ को लेके जो भी पोजीशन है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कब हाई टाइड होगी, कब लो टाइड होगी, कितनी इंटेंसिटी की होगी। तो ये सब जो है ये अर्थ, मून और सन की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें 3 फोर्सेज जो है वो काम कर रही हैं। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहले है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है चंद्रमा की, उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सूर्य की या फिर सन की, और उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अर्थ के घूमने के कारण होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, घूर्णन के कारण जो है वहाँ पे केंद्रापसारक जो बल जो है उसके कारण भी जो है टाइड्स के फॉर्मेशन में जो है वहाँ पे फर्क हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हाई टाइड्स क्या होती हैं और लो टाइड्स क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम हाई टाइड्स की बात करें, ठीक है, हाई टाइड्स होती हैं जब पानी जो है, पानी का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शोर का, ठीक है, जो भी शोर होता है उसका बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है जो है वो कवर कर लेता है। पानी जो है वो बहुत आगे तक जो है आगे तक बढ़ जाता है। तो हम उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग हाई टाइड कहते हैं या फिर हम उसको कहते हैं ज्वार। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं लो टाइड्स। ठीक है, लो टाइड्स क्या होता है? लो टाइड्स होता है जब पानी जो है वो बहुत पीछे तक समुद्र में अंदर चला जाता है, उसका लेवल जो है वो स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम उसको जो है यहाँ पे हम लो टाइड कहते हैं या फिर इसको कहा जाता है एब, या फिर हम कह सकते हैं इसको कहा जाता है भाटा। ठीक है, तो पानी जब कम हो जाता है तो हम उसको जो है भाटा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि 3 फोर्सेस हैं जो कि कार्य करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम मून की बात करें, ठीक है, मून का जो ग्रेविटेशनल पूरा पुल है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे कार्य करती है अर्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मून जो है, हम जैसे कि जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर जो है मून जो है चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर जो है उसकी जो पोजीशन जो है मून की जो है बदलती रहती है। जब मून जो है अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होता है तो उस टाइम पे जो है हाई टाइड हमें देखने को मिलती है, और जब मून जो है अगर वहाँ बहुत ज़्यादा दूर होगा तो हमें जो है यहाँ पे लो टाइड या फिर भाटा जो है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कब हाई टाइड आएगी, कब लो टाइड आएगी, कितनी हाई टाइड होगी, ठीक है, उसकी पोजीशन पे, मून और अर्थ के पोजीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मून क्या है? अगर हाँ यहाँ पर अगर अर्थ है और यहाँ पर मून है, तो मून का जो है यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल पुल जो है वो पानी पे ही लगता है। यहाँ के जो रॉकी स्ट्रक्चर हैं, पहाड़ है, उस पर जो है ग्रेविटेशनल पुल का उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ का जो पानी है, ठीक है,
उसमें जो है उस टाइम पे जब मून का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मून जो है वो बहुत ज़्यादा करीब होता है अर्थ के, तो यहाँ पर हमें जो है ये एक बल्ज देखने को मिलता है, पानी का स्तर में जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और इसी के तरह ठीक है, जो फेज जो है अर्थ का जो मून की तरफ है वहाँ पे तो हमें जो है ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो है यहाँ पे बल्ज देखने को मिल ही रहा है। इसी तरह से जो है यहाँ पे जो अपोजिट साइड है मून के जो फेस, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी जो है हमें हाई टाइड या फिर बल्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिस कारण से हमें दूसरी तरफ भी जो है हाई टाइड एक्सपीरियंस एक हाई टाइड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है जब मून बहुत ज़्यादा करीब होता है पृथ्वी के, तो उस टाइम पे हाई टाइड देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सन का। ठीक है, तो जो सन है, ठीक है, सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हालांकि वो तो मून से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से सूर्य की और पृथ्वी की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है पृथ्वी और चंद्रमा के कंपैरिजन में, तो जिसकी वजह से जो पृथ्वी पर जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए टाइड्स फॉर्मेशन में जो सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये एक स्मॉलर रोल पूरे में प्ले करता है। तो हम यहाँ पर जो है सन, मून और अर्थ की जो है हमने गुरुत्वाकर्षण बल की बात की, तो इनकी जो पोजीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करती है टाइड के फॉर्म्स में। तो इसीलिए जो है हम जो है टाइड के टाइप की बात करेंगे, और यहाँ पर हम जो है इन तीनों की ही जो पोजीशन है उसको देखेंगे, जिससे कि हम समझेंगे कि टाइड्स किस तरीके से फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग टाइड की, ठीक है, बृहद ज्वार भाटा की। तो बृहद ज्वार भाटा कब आता है? जब जो है यहाँ पर सन, अर्थ और मून जो तीनों जो है एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, तीनों जो है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये हो गया सन, ये हो गया मून और ये हो गया अर्थ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मून और जो सन है दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ही दिशा में लग रहा है, जिससे कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर हमें जो पूरी जो सामान्य से जो स्थिति है वो और ज़्यादा जो है बृहद हो जाती है। इसी कारण से इसे जो है स्प्रिंग टाइड या फिर बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मून की जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और इसी के साथ साथ जो है सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जिस कारण से इस समय पे हमें बहुत ज़्यादा जो है हाई टाइड देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं जो टाइडल रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सामान्य रूप से जो हाई टाइड होती है उससे भी जो है हमें और ऊँचे स्तर पर हाई टाइड देखने को मिलती है, और सामान्य से जो सामान्य नीचे निम्न स्तर पे जो जितनी भी जो निम्न ज्वार होता है उससे हमें जो है सामान्य से और ज़्यादा निम्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो टाइडल रेंज जो होती है, ठीक है, उतार और चढ़ाव की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और ऐसा देखा गया है कि ये जो है महीने में दो बार इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। एक फुल मून वाले दिन मतलब कि पूर्णिमा वाले दिन, और दूसरे न्यू मून वाले दिन मतलब कि अमावस्या वाले दिन। इसी के साथ साथ अब हम नीप टाइड की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम नीप टाइड की बात करें या फिर जो है लघु ज्वार भाटा की बात करें, तो ये कब आता है? ये तब आता है जब जो है यहाँ पर सन और जो मून की जो पोजीशन है ये राइट एंगल पे होती है। ठीक है, तो ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। जब ये राइट एंगल पे होंगी तो इनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो जो है दोनों को काउंटरैक्ट करेगा, जिसके कारण से जो है यहाँ पर हमें सामान्य से जो है कम जो है सामान्य स्तर से जो है कम रेंज में जो है कम हाई टाइड हमें देखने को मिलती है। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो है 7 डेज का अंतराल रहता है, इंटरवल्स रहता है स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में। तो क्योंकि जो सन है और जो मून है, ठीक है, इन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये विपरीत काम कर रहा है। इसी वजह से जो यहाँ पर जो टाइड्स की जो नॉर्मल हाइट से टाइड्स की जो हाइट होती है वो नॉर्मल हाइट से बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम होती है, और इसी तरह अगर हम देखें तो इसकी जो एब होता है या फिर जो भाटा की जो निचाई होती है वो नॉर्मल जो हाइट है उससे भी ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ये जो ज्वार तल होता है और जो भाटा तल है उसका जो इंटरवल है, उसका जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है।
ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इम्पोर्टेंस क्या है ज्वार का, ठीक है। तो ज्वार का क्या क्या महत्व है अब हम उस पर नज़र डाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कहें तो सबसे कि ये जो है ये मैरीन फ्लोरा एंड फौना को जो है प्रिजर्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। उनके संरक्षण में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर कि जो है जो कि इंटरटाइडल जोन होते हैं, ठीक है। इंटरटाइडल जोन होते हैं जहाँ पर कि अक्सर जो है पानी चढ़ता है, पानी उतरता रहता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो पनपने लगते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है बहुत तरह के जो है जीव जंतु पादप जो है, प्लांट्स जो हैं वो वहाँ यहाँ पे पनपते हैं। और यहाँ पर क्या है कि कई प्रकार के हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कि कभी जो है पूरी तरीके पानी से जो है भरे होते हैं, और कभी कभी ये होते हैं कि जब वहाँ पर जो है सनलाइट और एयर, ठीक है, उनसे भी जो है एक्सपोज होते हैं जबकि हम लोग भाटा को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मरीन का जो फ्लोरा एंड फौना है उसको प्रिजर्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर जो है इंटरटाइडल जोन पे जो है अलग अलग तरीके के जो जीव जंतु पनप रहे हैं, जो भी प्लांट्स पनप रहे हैं, उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम देखेंगे बैलेंसिंग मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। इको जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी संतुलित करता है। कभी कभी देखा गया है जब पानी जो है शोर तक बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, तो जब वो वापस जाता है, ठीक है, समुद्र में, तो कहीं कहीं पे जो है गड्ढे हो जाते हैं जहाँ पर कि जो है पानी भर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन पानी में भी जो है यहाँ पे कई प्रकार के जो है जीव जंतु पनपते हैं, कई प्रकार के जो है एल्गेस होते हैं, या फिर जो है बहुत तरह के जो है प्लांट्स जो है वो पनपने लगते हैं, उगने लगते हैं। तो जब वापस से जब हाई टाइड देखी जाती है तो यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, वो वापस से जब पानी जब घटता है तो वापस से समुद्र में चले जाते हैं, जो कि बड़ी मछलियों का या फिर अन्य जो मरीन ऑर्गेनिज्म है उनका जो है भोजन के रूप में काम करता है। तो इसी तरीके से जो मरीन इकोसिस्टम है उसको पूरी तरीके से बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं हेल्प्स इन नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन में बहुत ज़्यादा ये हमें मदद करता है, क्योंकि जब जब भी ये जो पानी जब बढ़ता है, ठीक है, तो जब भी पानी जब बढ़ता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर पानी की जो है यहाँ पे जो है पानी की गहराई जो है वो बनी रहती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जितने भी जो शिप्स हैं उनको चलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो और हम देखते हैं कि जब भी हाई टाइड होता है, जबकि पानी का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो है ओशियन करेंट्स की वजह से जो है, या फिर हम कह सकते हैं जो पानी का बहाव है उसके कारण जो है शिप्स जो है ईजिली नेविगेट कर सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ईजिली जो है हार्बर तक पहुंच सकती हैं। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हाई टाइड के लो टाइड के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है इरोशन भी होता है। इरोशन के कारण जो है यहाँ पे जो रिवर चैनल्स जो है वो और ज़्यादा जो है वाइड हो जाते हैं। इससे जो है अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे शिप्स को जो है नेविगेट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो नेविगेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, मोस्टली तब जबकि हाई टाइड होती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो जो कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, कोलकाता पोर्ट है, वहाँ पर भी जो है टाइडल वेव्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जो है नेविगेबल है। और ये जो हुगली रिवर है, ठीक है, उसके किनारे जो है कोलकाता पोर्ट जो है वो स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं फिशिंग ग्राउंड, ठीक है। मछली पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि जब भी जो है पानी बहुत ज़्यादा जो है हाई टाइड के साथ जब पानी शोर पे आता है तो उसके साथ बहुत सारी जो है मछलियाँ भी शोर पे आ जाती हैं। तब जो है मछुआरे जो हैं उनको मछली पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद हम देखते हैं रिमूव पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, प्रदूषकों को दूर भी बहुत ज़्यादा करने में मदद करता है, ठीक है। तो जब भी जो है यहाँ पे जब भी हाई टाइड आती है तो वहाँ से जो है बहुत सारे जो है पानी जो है वो वहाँ से बहा के ले जाता है। पॉल्यूशन को जो है यहाँ पे पॉल्यूशन से लड़ने में हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो जो है तो जब भी ज्वार भाटा आता है तो जो समुद्र का जो या फिर हम कह सकते हैं एस्चुरीज जो है, या फिर जो समुद्र का जो मुहाना जो है वो अपने आप ही साफ़ हो जाता है, और वहाँ पे किसी भी प्रकार के जो है सेडिमेंट्स हैं, सिल्टेशन है, वहाँ गाद जो है उनका जमाव नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है,
ठीक है। इसी तरह जो एस्चुरीज़ हैं वहाँ से भी पॉल्यूटेड वाटर्स को जो है रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, ठीक है, तो जब हाई टाइड्स आती हैं, बहुत सारा पानी लेके आती हैं, तो उस पानी के साथ साथ जो है बहुत सारे जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। ठीक है, उन पानी में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो भी वहाँ तक आते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं पूरे जब पानी में मिक्स होते हैं तो वो भी जो है मरीन हमारे जो प्लांट्स हैं या फिर जो मरीन एनिमल्स हैं उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर मैंग्रोव फॉर्मेशन। ठीक है, मैंग्रोव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हाई टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स आते हैं, तो वहाँ पे जो मैंग्रोव जो है, जो कि हम कह सकते हैं इको टोन पे बसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मैंग्रोव को भी जो है उनके ग्रोथ, उनके फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इसकी जो एनर्जी क्रिएशन में हम कह सकते हैं एनर्जी क्रिएशन में जो है इसका बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि अगर हम टाइडल एनर्जी को देखें तो आजकल जो है बिजली उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और इससे जो है किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, इको फ्रेंडली है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम इसको अगर टाइडल एनर्जी को हार्नेस करें तो इससे बहुत हद तक जो है हमारी जो एनर्जी की समस्या है उसको हमें जो है कम करने में जो है मदद मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइडल जो टाइड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्लो ऑफ वाटर का जो पानी का बहाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको कि यूज़ करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं उनको हम लोग फुलफिल कर सकें। तो टाइडल फोर्स कैसे जनरेट होती है, ठीक है, उसके लिए जो है डैम्स एंड बैरेजेस बनाया जाता है और वहाँ पे जो है पानी को जो है डैम्स में जो है स्टोर कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है हाई टाइड्स के दौरान जो है डैम्स में पानी को स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसको डैम से जो है पानी को रिलीज़ किया जाता है विद हाई फोर्स, जिससे कि टरबाइन टर्न होती है। टरबाइन के घूमने के कारण जो है वहाँ पे बिजली पैदा की जा सकती है। तो टाइडल एनर्जी का जो है हम लोग उसको हार्नेस करके बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल टेम्परेचर जो है, वैश्विक तापमान जो है उसको भी संतुलित करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये जो है ठंडे और गर्म, ठीक है, कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, उसको जो है आपस में जो है समुद्री जल जो है उसको मिलाता है, जिससे कि जो पूरा जो वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग को जो है बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है, जिसके कारण जो है जो कि मरीन लाइफ के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जितने भी जो एनिमल्स हैं, जितने भी जो प्लांट्स हैं, उनको जो है उनकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है, हम कह सकते हैं ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो टाइडल एनर्जी है इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। ठीक है, फिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे टाइडल एनर्जी के लिए ह्यूज पोटेंशियल है। तो ये अगर हम इसको ठीक से हार्नेस करें तो इससे जो है हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है आउटलाइन द फैक्टर्स दैट हैम्पर्स फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में राजकोषीय संघवाद को बाधित करने वाले कारकों की रूपरेखा तैयार कीजिए, साथ ही भारत में राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं फिस्कल फेडरलिज्म या फिर राजकोषीय संघवाद जो है वो होता क्या है। तो ये होता है कि जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो जितने भी जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल हैं उस पर जो है उन पर बांटा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इनको अलग अलग प्रकार के जो है फाइनेंशियल पावर्स दी जाती हैं। तो इसी को हम लोग जो है फिस्कल फेडरलिज्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो है सरकार को हर लेवल पे काम करने के लिए बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है, और ठीक है, फंड्स की ज़रूरत है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो उसको किस तरीके से जो है एलोकेट किया जाएगा, किस तरीके से जो है बांटा जाएगा, उनकी जो है पावर्स क्या होंगी, फाइनेंशियल पावर्स क्या होंगे, किस किस प्रकार से वो टैक्स लगा सकते हैं। तो ये सब जो है ये सब फिस्कल फेडरलिज्म के अंतर्गत आता है। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना, ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड किस तरह होगा, रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरह होगा, ठीक है, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ताकि जो है विकास का कार्य अच्छे से किया जा सके, लोगों का वेलफेयर जो है अच्छे से किया जा सके। तो इसी को हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
एक सेकेंड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे जो है प्रावधान दिए गए हैं, जो है सेंट्रल स्टेट जो फिजिकल रिलेशन है उसके बारे में। अगर हम देखें तो आर्टिकल 246 है, ठीक है। आर्टिकल 246 जो है टैक्सेशन टैक्स की जो पावर है उसको डिवाइड करता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। इसी तरह आर्टिकल 268 है, आर्टिकल 269 है, 271 है, ठीक है। तो इन सभी में जो है फिजिकल रिलेशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 282 जो है वो जो है ग्रांट्स इन एड है, स्टेट को किस तरीके से अनुदान देना है, राज्यों को अनुदान से संबंधित है। इसके बाद अगर हम देखें तो अनुच्छेद 280 है, ठीक है। आर्टिकल 280 है जो कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, और फिर 292 एंड आर्टिकल 293 है जो कि सेंटर और जो स्टेट हैं उनके जो मार्केट से जो पैसा बोरो कर सकते हैं उसकी शक्तियों के बारे में है, ठीक है, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि हमारे सेंटर स्टेट के जो फिजिकल रिलेशन है उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में जो है यहाँ पे स्टेट्स की जो फिजिकल हालत है उसमें जो है गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो है पहले तो अगर हम देखें तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि जो सेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की बात की थी कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हमारे देश में जो है अच्छे से विकास हो सकेगा। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, ये बात है तब जबकि हमारे इंडिया को तुरंत स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन उसके बाद से अभी हाल ही में अगर हम देखें तो उसके बाद से जो है पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो है जो फेडरलिज्म है उस पर बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी जो है फेडरलिज्म की बात की गई है। वर्ष 2014 तक जो है फिजिकल फेडरलिज्म के यहाँ पे हम देखते थे कि दो कॉम्पोनेंट्स हुआ करते थे, एक फाइनेंस कमीशन और एक था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो है 2014 में जो है इसको जो है ख़त्म कर दिया गया था, उसकी जगह नीति आयोग लेकर के आए थे। तो प्लानिंग कमीशन के ख़त्म होने के बाद से अब केवल जो है फाइनेंस कमीशन ही जो है यहाँ पर इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से फाइनेंसेस जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो है बांटना है, कौन कौन से टैक्सेस जो है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसे होंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज ग्रांट्स इन एड के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो है केवल फाइनेंस कमीशन ही इसमें कार्य कर रहा है। तो अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में जो है जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। और ये देखा गया है कि जो पहले जो स्टेट्स जो थे अपने जो एक्सपेंडिचर जो थे उनका जो व्यय था वो अपने ही रिवेन्यू से निकाल दिया करते थे बहुत हद तक, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, ठीक है। तो जो अपने स्वयं के राजस्व से जो है अपने जो एक्सपेंडिचर निकालते थे, ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है, जो कि 1955-56 में 69% तक अपने रिवेन्यू से अपने जो है स्पेंड करते थे, व्यय करते थे, उसमें जो है केवल अब 38% ही करते हैं 2019-20 के अगर हम आंकड़े देखें तो, ठीक है। और अभी भी ये देखा गया है कि पूरी कंट्री में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसमें 60% की हिस्सेदारी किसकी है, वो राज्यों की ही है। और जिसमें से 85% जो है जितना भी जो कंट्री में हमारे एक्सपेंडिचर हो रहा है एजुकेशन में, उसका 85% जो है स्टेट्स द्वारा खर्च किया जा रहा है। हेल्थ पर जो है 82% स्टेट्स द्वारा खर्च किया जा रहा है। लेकिन इनके पास जो है इनकी जो टैक्सेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है जब से जो है जीएसटी आया है। काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उस पर सब्स्यूम कर दिए गए हैं, तो जिससे जो है इनका जो है राजस्व जो रिवेन्यू है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इनके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो इनकी जो रिवेन्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट है, केवल 6% ऑफ द जीडीपी है पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके कारक हैं जिसके कारण से जो है
जिसके कारण से जो है हमारे जो फिस्कल फेडरलिज्म जो है उसको वो जो है हैम्पर हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो जब से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है उससे उसमें जो है काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको सबस्यूम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही टैक्सेस जैसे अल्कोहल है, पेट्रोल डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी है, केवल इसी को जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है। लेकिन बाकी सारे टैक्सेस जो हैं वो जीएसटी में ही जो है सबस्यूम कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है स्टेट्स के पास बहुत ही ज़्यादा कम पावर है, उनकी जो रिवेन्यू का सोर्सेज जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जीएसटी जो है इकट्ठा होता है, उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है उसको डिवॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर इस कारण से जो है जीएसटी के लागू होने के बाद से भी जो है फिस्कल फेडरलिज्म पे हमने देखा है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बोला गया था कि जितने भी जो स्टेट्स को जीएसटी के बाद से अगर कोई भी नुकसान होता है, अगर कोई भी लॉस होता है तो उसका जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन हर बार जो है कई बार देखा गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो कंपनसेशन गारंटी जो थी उसको भी वायलेट किया गया है। सरकार जो राज्य सरकार है उन तक जो है वो उनको कंपनसेशन जो है वो नहीं दिया गया है। और जीएसटी कंपनसेशन गारंटी, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन गारंटी की जो था कि ये 5 साल के लिए जो है वो मतलब कि 5 साल तक जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये जो पूरी जो गारंटी पीरियड जो था ये 2022 में ही जो है ये एक्सपायर हो रहा है और अभी जो है इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो है सरकार जो राज्य सरकार जो है उनको अगर कोई भी लॉस हो रहा है उनके रिवेन्यू में तो उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीज इन नॉन डिवाइसिव सेस एंड सरचार्जेस। ठीक है, गैर विभाजनकारी उपकर और अधिभार को बढ़ाना होगा। ठीक है, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। 14th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था कि स्टेट्स के हिस्से में जो है स्टेट्स का जो हिस्सा है उनका जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स है वो 32% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, वो 42% कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ जो है हम ये देखते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा ऐसे भी सेस और सरचार्जेस जो हैं वो लगाए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, जो कि डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के ही खाते में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो नॉन डिवाइसिव पूल हैं, जो जितने भी जो सेस और सरचार्जेस जब कलेक्ट किए जाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के ही किटी में जाता है। तो वो जो है वो नॉन डिवाइसिव होता है, वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरह से यूज़ करती है। तो ये जो पूरा जो पूल है नॉन डिवाइसिव पूल, ठीक है, ये 2012 में जो है 9.43% था, ये 2020 में बढ़ के 15.7% हो गया है। जिसकी वजह से जो राज्य सरकारों को जो पैसा मिलना चाहिए था उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। और ये अमाउंट ऐसा है, ठीक है, 15.7% अमाउंट ये अमाउंट ऐसा है जो कि जो है राज्य सरकारों द्वारा जो है वो शेयर नहीं किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम कैग की रिपोर्ट देखें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखें 2018-19 की, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने, ठीक है, 47,272 करोड़ रुपए जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है वो गलत तरीके से जमा किए हैं। ठीक है, अगर ये वहाँ पे जमा नहीं होते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो ये जो है राज्य सरकारों द्वारा भी जो है उसको शेयर किया जाता। तो ये सब जो है ये इस तरीके से जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकारों के हिस्से में आने वाले जो पैसे हैं उसको कहीं ना कहीं उनको नहीं दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है वर्ष 2019 में। ठीक है, वर्ष 2019 में कॉरपोरेट टैक्स जो है उसको 35% से घटा के कितना कर दिया गया था, वो 25% कर दिया गया था। और जो है यहाँ पर इससे क्या होता है कि जब कॉरपोरेट टैक्स जो है जब वो कम होगा, ठीक है, कम इकट्ठा होगा तो वो जो है उसका असर जो है राज्य सरकारों के आने वाले शेयर पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 2021-22 का जो बजट एस्टिमेट था, ठीक है, उसमें ये इंडिकेट किया गया है कि जो
ये जो यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था कि 41% जो है टैक्स डिवोल्यूशन होना चाहिए स्टेट्स के बीच में। लेकिन जो 2021-22 का जो बजट एस्टिमेट है उसमें ये देखा गया है कि ये 41% से भी घटा के कितना, ये 30% ही रख दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राज्य सरकारों के हिस्से आने वाले पैसे थे वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उनका शेयर बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन उनकी जो टैक्सेशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उनके जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसको बहुत ही ज़्यादा कम रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, विभेदक ब्याज दरें हैं। तो जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है दोनों ही जो है मार्केट से पैसे बोरो करती हैं, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो राज्य सरकार होती हैं उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई पे करना पड़ता है, वो करीब 10% का जो है इंटरेस्ट रेट पे करती हैं, और यही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो करीब 7% का इंटरेस्ट रेट पे करती हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी जो राज्य सरकार है उनकी जो है रेवेन्यूज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, उसमें भी अगर वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा दे देंगे तो उनके पास अपने एक्सपेंडिचर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा कम पैसा बचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, यहाँ पे जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको कि अक्सर ये देखा गया है कि जो राज्य सरकार है उनको भी जो है बहुत सारी हिस्सेदारी देनी पड़ती है। करीब जो है 25 से 40% तक की जो है हिस्सेदारी किसकी होती है, वो जो राज्य सरकार द्वारा ही होती है। ऐसी 131 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार जो है अब उनकी खुद की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, और जो जो यूनियन गवर्नमेंट है उनकी स्कीम से बेहतर कार्य कर रही हैं। तो फिर भी जो है उनको जो उतनी भी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें उनको हिस्सा देना होता है, जिसके लिए उनकी जो खुद की जो स्कीम्स होती हैं उसकी हिस्सेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो जो तमिलनाडु में जो है नून मिल्स जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। स्कूल एजुकेशन स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश में वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसीलिए इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है महाराष्ट्र की है। केरला में बहुत सारी जो है राज्य सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही हैं जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से बहुत ज़्यादा बेहतर कार्य कर रही हैं, वहाँ के जो लोकल नीड्स हैं उनको एड्रेस कर रही हैं, वहाँ के लोगों की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने में मदद कर रही हैं। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी जो है यहाँ पे जितने भी जो स्टेट का जो पूरा ओन फंड है, ठीक है, जो स्टेट फंड है वो उनको जो है वहाँ पे जो है उनको जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरफ जो है उनको डाइवर्ट करना पड़ रहा है, जिसके लिए उनकी जो खुद की जो स्कीम है उसके लिए फंड्स उनके पास नहीं बच रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं सस्पेंशन ऑफ MP लैट फंड्स, ठीक है, MP लैट फंड्स जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक स्कीम थी जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसके अंतर्गत जितने भी जो मिनिस्टर्स थे उनको जो है कुछ पैसा दिया जाता था ताकि वो जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे वो डेवलपमेंट कार्य कर सकें, विकास का कार्य कर सकें। लेकिन इसको भी ख़त्म कर दिया गया है, और इसका जितना भी जो फंड है इसको जो है इस हाँ, इसको जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है डाल दिया गया है, और जिसके कारण से जो यूनियन गवर्नमेंट पे जो राज्य सरकार की जो डिपेंडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो फिस्कल फेडरलिज्म की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फिस्कल फेडरलिज्म जो है उसको हम और मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले GST काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन को जो है वो आपस में मिलकर के कार्य करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, फाइनेंस कमीशन कार्य करती है कि जितना भी जो कि जो राज्य सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनके जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के ऊपर जो है एक रिपोर्ट तैयार करती है, और फिर उसके बाद देखती है कि कितना जो है आमदनी कितनी हो रही है, और उन टैक्सेस को किस तरीके से जो है राज्य सरकार में जो है बांटना है, किस तरीके से जो है राज्य सरकार जो है उनको ग्रांट्स एंड एड देने हैं, उनको जो है अनुदान देना है। तो यहाँ पर जो है बहुत तरीके से जो है फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट तैयार करती है। इसी तरह जो GST काउंसिल जो है उसका क्या कार्य होता है, उसका कार्य होता है कि कोई भी GST के टैक्स रेट में जो है चेंज करना है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इस GST के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है, इनडायरेक्ट कौन कौन से सब्सिड्यूम होंगे, उनका रेट क्या क्या होगा। तो ये सब कार्य किसका होता है, ये सब GST काउंसिल का होता है। तो फाइनेंस कमीशन और GST काउंसिल इन दोनों को
ही साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो है उनके जो रिवेन्यू टारगेट्स हैं, जो रिवेन्यूज़ हैं, उनको और ज़्यादा जो है हम लोग बढ़ा सकें, ताकि जो है अगर आमदनी ज़्यादा होगी, अगर जो रिवेन्यू ज़्यादा आएगा, तो जितनी भी जो राज्य सरकार हैं उनके भी बीच में जो है उनका शेयर जो है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो हमारे देश में जो है विकास और बेहतर हो सकता है। यहाँ का जो रिवेन्यू जनरेशन है, जो सरकार की जो आमदनी है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो फाइनेंस कमीशन है, इसको परमानेंट करने के ऊपर भी सोचा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ सीएसएस, मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल आउटलेज, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और केंद्रीय परिव्यय का युक्तिकरण करने की ज़रूरत है। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं उनको और ज़्यादा जो है रैशनलाइज करने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट की मदद से। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, तो उसमें जो है उस टाइम का जो सोशल स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, तब की जो टेक्नोलॉजी थी, तब से जो है अब में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर में जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो उसी के साथ साथ जो है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में आना चाहिए, तो इसको जो है इस पे रिवीजन की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखेंगे मोर फंड्स टू लोकल बॉडीज़, ठीक है। स्थानीय निकायों को अधिक धनराशि देने की ज़रूरत है। अगर हमें जो है ग्रास रूट लेवल पे विकास करना है, तो ग्रास रूट लेवल तक हमें जो है रिसोर्स या फिर फंड्स पहुँचाने पड़ेंगे, जिसके लिए जो लोकल बॉडीज़ जो है उनको जो है और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होगी। और उनकी जो फाइनेंशियल वित्तीय स्वायत्ता जो है, या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है, या फिर हम कह सकते हैं फिस्कल ऑटोनॉमी जो है, उनकी अगर हमें बनाए रखना है, तो उसके लिए उनको जो है और ज़्यादा फंड्स जो है वो देना होगा, ठीक है। तो इसलिए जो लोकल बॉडीज़ जो हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट जो है, उनको जो है उनके जो टैक्सेशन के जो सोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाने की, टैक्सेशन के पावर्स की जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग जीएसटी, ठीक है। जीएसटी जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पूरा जो रूट कॉज है कि जो है राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसका रूट कॉज क्या है, क्योंकि जीएसटी से जो है जीएसटी का रिवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। जब रिवेन्यू ही नहीं होगा, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों तक पैसा कहाँ से पहुँचाएगी। तो इसलिए जो है जीएसटी के एम्बिट को, ठीक है, जीएसटी का जो दायरा है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ इसमें जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसको लगा सकते हैं, जीएसटी का जो है एम्बिट जो है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ताकि जो रिवेन्यू जनरेशन जो है वो और ज़्यादा किया जा सके। तो जैसे कि जीएसटी अभी एक्सक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोल एंड डीजल पे, रियल एस्टेट पे, एग्रीकल्चर पे। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर जीएसटी का दायरा बढ़ा सकते हैं, ताकि जो है रिवेन्यू और जनरेट हो और जो राज्य सरकारों तक और ज़्यादा पैसा पहुँचाया जा सके। इसके बाद हम देखेंगे रिवाइजिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन पीरियड, ठीक है। जीएसटी मुआवजे की अवधि में जो है संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जीएसटी कंपनसेशन पीरियड जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है, वो 2022 में हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो है और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी पिछले 2 साल में, ठीक है जी, जो पैंडमिक के दौरान राज्य सरकारों को जो रिवेन्यू का जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीएसटी कंपनसेशन पीरियड है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको और आगे तक बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जितनी भी स्टेट्स की जो फिस्कल नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। और जो जीएसटी जो है, ठीक है, जीएसटी का जो सेक्शन 4F है वो भी यही कहता है कि अगर कोई भी किसी नेचुरल कैलामिटी के दौरान, या फिर कोई जो है ऐसी कोई डिज़ास्टर आ जाता है, या फिर ऐसी कोई स्पेशल सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो उस दौरान जो है जीएसटी का जो है जीएसटी के रेट में रिवाइज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जिससे कि ये भी ज़रूरत है, ताकि जो है जीएसटी को रिवाइज किया जा सके, ताकि जो है यहाँ पे हम लोग जो पैंडमिक के दौरान स्टेट्स को जितना भी जो लॉस हुआ है उसको हम लोग पूरा कर सकें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिवाइजिंग इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संस्थागत पूंजी में भी संशोधन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के अबॉलिशन के बाद, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल की जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको जो है इसको और ज़्यादा जो है इसकी
इसको और ज़्यादा हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं रेगुलर एंगेजमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यों की नियमित भागीदारी होनी चाहिए जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है राज्यों की नियमित भागीदारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई आपदा पड़े तभी जब है स्टेट से जो है सलाह मशवरा किया जाए। तो इन लोग को जो है समय समय पर जो है एक मीटिंग होनी चाहिए जहाँ पर कि जो है सरकार, राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो मिलकर सारे जितने भी जो रिवेन्यू जनरेशन सोर्सेज हैं उन पर जो है बात कर सकें। इसी तरह के जो फाइनेंस कमीशन की जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस होती हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को मिलकर ही जो है वो बनानी चाहिए। इसी के साथ साथ जो डिवाइसिव पूल ऑफ सेस है, ठीक है, सेस जो कि अभी जो राज्य सरकारों के साथ शेयर नहीं होता उसको भी जो है राज्य सरकार के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं री इमेजिनिंग नीति आयोग। नीति आयोग की पुनर्कल्पना करने की ज़रूरत है। ऐसा माना जाता है कि जो पूरा फिस्कल फेडरलिज्म है इसके कुछ पिलर्स हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, अब जो है प्लानिंग कमीशन के बाद अब नीति आयोग है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये कुछ पिलर्स हैं फिस्कल फेडरलिज्म के। तो अब जो है नीति आयोग की भी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, नीति आयोग अभी क्या है, अभी केवल एक थिंक टैंक के रूप में जो है कार्य करती है। इसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो जो हम कह सकते हैं कि इसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के जो रिसोर्सेज जो हैं उसको केंद्र सरकार से जो है स्टेट गवर्नमेंट तक हस्तांतरण या फिर ट्रांसफ़र कर सके। तो यहाँ पर जो है नीति आयोग का जो पूरा जो रोल है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नीति आयोग देख सकती है कि जो कहाँ कहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे कम है, कैपिटल कहाँ कहाँ पे, कैपिटल की कहाँ कहाँ पे कमी है। ठीक है, तो वो जो है अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करके जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उसको कम कर सकती है नीति आयोग। ठीक है, जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उसको कम कर सकती है नीति आयोग। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है जो कि अभी राज्य सरकार करती है, अगर वो नीति आयोग वहाँ के लिए फंड एलोकेट करेगी तो उससे क्या होगा, उससे स्टेट गवर्नमेंट का जो ऊपर का जो एक्सपेंडिचर का जो भार है, बर्डन है, एक्सपेंडिचर बर्डन है, उसको कम किया जा सकेगा। ठीक है, तो वहाँ पे उनकी फिर रिसोर्सेज की जो नीड्स हैं उसको भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी जो नीति आयोग जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो फिस्कल हम कह सकते हैं राजकोषीय संघवाद या फिर फिस्कल फेडरलिज्म जो है हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है फिस्कल फेडरलिज्म या फिर फेडरलिज्म की हम कह सकते हैं बात कही गई है। तो ये जो फिस्कल फेडरलिज्म है ये हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुन करके आए हैं उनको अपने क्षेत्र में, उनको अपने वहाँ पर भी जो है बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य करने होते हैं जिनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड होती है। ठीक है, तो फिस्कल फेडरलिज्म के द्वारा ही हमारे जो है देश का विकास हो सकता है और जो हमारी जो सामाजिक और आर्थिक इनइक्वालिटी जो है, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसको कम किया जा सकता है, रीजनल इम्बैलेंसेस को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द नीड ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया। ठीक है, भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की आवश्यकता का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इंडिया की डिजिटल रुपी है, खुद की रुपी है, जो कि जिसको कि जो है सरकार द्वारा जो है इसको बैकिंग होगी। तो हम इसको जो अनाउंस किया गया था वो यूनियन बजट 2022-23 में किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और एक ऐसी गर्ग कमेटी का गठन किया गया था जिसने सिफारिश दी थी कि जितने भी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं, ठीक है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको जो है बैन कर देना चाहिए और आरबीआई को खुद की डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो है एससी गर्ग कमेटी की सिफारिश पे हम कह सकते हैं इसको लेकर के आया जा रहा है। तो ये है क्या, ये अगर हम देखें तो ये नेशनल डिजिटल करेंसी है। ठीक है, ये जो है हमारी राष्ट्र डिजिटल मुद्रा होगी। इसको हम अलग तरीके से कहें तो ये जो फिएट मनी होती है उसका एक डिजिटल फॉर्म होगा। ठीक है, एक डिजिटल रूप होगा। फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी होती है जितनी
जितनी भी जो फिजिकल रूप में, ठीक है, फिजिकल रूप में जितनी भी जो पैसे होते हैं, जैसे कि हमारे कॉइन्स हो गए या फिर हमारे जो पेपर करेंसी हो गए, नोट्स हो गए, तो वो क्या होती है, वो फिएट मनी होती है। तो उसी को जो है डिजिटाइज कर दिया जाएगा। तो उसी का ये क्या है, ये एक डिजिटल रूप है। और ये ठीक उसी तरीके से कार्य करेगा जिस तरीके से अभी तक जो हम अन्य फाइनेंशियल वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डिजिटल वॉलेट्स है, जैसे कि पेटीएम हो गया, एयरटेल मनी हो गई, ठीक है, जिस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं ये ठीक उसी तरीके से काम करेगा। डिफरेंस क्या होगा, जो अभी हम वॉलेट्स यूज़ करते हैं ये जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी जो होगी ये इसको रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट और इशू कौन करेगा, वो करेगा आरबीआई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सोवरेन बैकिंग होगी इसकी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको भी जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो इसको जो डिजिटल करेंसी है इसको हम लोग कैश के साथ जो है एक्सचेंज भी करने का काम कर सकते हैं। और इसके लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य कई सारी टेक्नोलॉजी पर ये आधारित होगा। इसके लिए जो है आरबीआई के जो है आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट्स करके ही जो है सीबीडीसी को लॉन्च किया जा सकता है। और अगर फ़िलहाल बात करें तो 9 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर कि उन्होंने डिजिटल करेंसी को जो है लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मोर देन 80 कंट्रीज़, करीब 87 कंट्रीज़, 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अभी रिसर्च कर रही हैं और डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। तो आखिर लोग डिजिटल करेंसी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो उसके एडवांटेजेस से पहले हम समझेंगे कि आज का जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है, ठीक है। तो ये जो है डिजिटल करेंसी को जो है बैन करने की ज़रूरत है, और जो है ताकि जो है और डिजिटल करेंसी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा इस लॉन्च करने की ज़रूरत है। तो आखिर डिजिटल करेंसी के ऊपर, ठीक है, सॉरी, क्रिप्टो के ऊपर जो डिजिटल करेंसी है उसको प्रेफर क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम पहला कारण देखें तो जो डिजिटल करेंसी है वो क्या है, वो एक लीगल टेंडर के रूप में काम करेगी, ठीक है। लीगल टेंडर के काम की तरह काम करेगी। जो क्रिप्टो जो है उसमें बहुत तरीके के जो है जितने भी जो कस्टमर्स होते हैं उनके बहुत तरीके के रिस्क होते हैं, कोई भी सोवरेन गारंटी नहीं होती। तो ये एक लीगल टेंडर के रूप में जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो है एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना ज़रूरी है जो कि एक लीगल टेंडर के रूप में काम करें। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो क्रिप्टो की मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार लोगों का जो पैसा होता है उनको जो है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जिसकी वजह से जो है जितने भी जो कस्टमर्स हैं या फिर जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं उनको हम लोग जो है पूरे जो है सिक्योर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हैकिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रिप्टोज़ में, क्योंकि ये क्या होता है, क्रिप्टोज़ जो होता है ये कोई भी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा जो है इसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो जो कि वहाँ पे जो है हैकिंग भी हो सकती है, मैलवेयर अटैक भी हो सकता है, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद हम फोर्थ देखें तो एनोनिमिटी, ठीक है। तो ये जो है एनोनिमिटी, गोपनीयता इसमें बहुत ज़्यादा होती है क्रिप्टो करेंसी में, जिसके कारण से इलीगल क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फंडिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। तो इस तरीके से इलीगल क्राइम्स भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में आजकल बहुत ज़्यादा पैसा होता है और लोग जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो गोपनीयता के कारण, ठीक है, गोपनीयता क्रिप्टो में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उस गोपनीयता को ख़त्म करने के लिए जो है तो उसके लिए जो है डिजिटल करेंसी जो है अगर सरकार द्वारा लॉन्च की जाएगी, आरबीआई द्वारा लॉन्च की जाएगी, तो हमारा जो इलीगल क्राइम्स है, टेरर फंडिंग है, उसमें भी जो है हमें लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो क्रिप्टोज़ हैं ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि जो है अगर इसे बहुत वाइड स्केल पे इसका यूज़ किया जा रहा है तो क्या होगा कि जो इसका जो है सेंट्रल बैंक जो है इसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको रेगुलेट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो इन सभी वजह से जो है ज़रूरत है कि हम लोग जो है क्रिप्टोज़ को बैन करके जो आरबीआई द्वारा जो है
आरबीआई द्वारा जो है डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाए। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे जो है यहाँ पे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर हम डिजिटल करेंसी को लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सिक्योर एंड रिस्क फ्री पेमेंट्स, सुरक्षित और जोखिम मुक्त भुगतान होगा। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे जो है जोखिम होते हैं, बहुत सारे जो है कई बार लगता है कि हम पैसे भुगतान कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आरबीआई द्वारा जो है इसको लेकर के आया जा रहा है, तो लोगों के अंदर जो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक अगर हम डिजिटल फॉर्म में करते हैं तो ये सिक्योर्ड होता है, रिस्क फ्री होता है, और ये जो है हम लोग डिजिटल इकोनॉमी जो है उसको भी और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं फाइट्स ब्लैक मनी, काले धन को जो है हमें लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। डिजिटल करेंसी जो होती है उसको हम लोग जो है उसको हम लोग काउंटरफीट नहीं कर सकते। पेपर करेंसी है, कॉइन्स हो गए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है नकली कॉइन्स, नकली पेपर करेंसी जो है बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमी में फ्लोट होती है, लेकिन इसको काउंटरफेट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी फेक करेंसी जो है, ठीक है, फेक करेंसी जो है उससे उसकी जो समस्या है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ब्लैक मनी की जो समस्या है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो करप्शन है उसको भी हमें कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट, लागत में कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सरकार द्वारा जब भी पेपर करेंसी को जब भी पेपर करेंसी को जब भी प्रोड्यूस किया जाता है, उसके प्रिंटिंग, मिंटिंग में, लॉजिस्टिक्स में, हैंडलिंग चार्जेस में बहुत सारा जो है पैसा लगता है, तो उसकी भी लागत को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो डिजिटली ही जो है इसको टोकन को इशू करना है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो सेन्योरेज होता है, ठीक है, सेन्योरेज जो होता है उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। सेन्योरेज क्या होता है, सेन्योरेज होता है कि जब भी सरकार द्वारा करेंसी को इशू किया जाता है तो उस पर वो कुछ प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे कमाती है, क्योंकि उसकी जो फेस वैल्यू होती है और उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, ठीक है, उसमें जो क्या होता है उसमें सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो सेन्योरेज जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। इसके बाद हम देखते हैं इजी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है, आसान सीमा पार भुगतान, ठीक है, सीमा पार जो है उसको भुगतान करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ये पेपर करेंसी जो है उसको रिप्लेस कर देगी, ताकि जो है लोग जो है इजी तरीके से जो है पेमेंट कर सकें। यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि जो अगर हम कहीं और जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में जो है अपनी करेंसी को तब्दील करना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या से जो है यहाँ पे वो नहीं होगी। इसके साथ साथ जो है कोई भी हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नहीं चाहिए होगा हमें। तो इससे जो है ईजी जो है हम लोग जो है ईजी तरीके से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है, कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो इनफॉर्मल जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन जब डिजिटल फॉर्म में अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो हमें क्या करेगी, वो हमें फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने में मदद मिलेगी। फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने में मदद मिलेगी तो उससे जो हमारा टैक्स बेस है उसको हमारे को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिल सकती है, टैक्स को रेगुलेट करने में और ज़्यादा मदद मिल सकती है। एक इनोवेटिव तरीका है, ठीक है, इनोवेटिव तरीका है पैसों को कैरी करने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पैसे जो है कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी का वॉलेट खो गया या पैसे खो गए, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है, इजी टू हैंडल है। और इसी के साथ साथ जो है एक हम लोग जो है किसी जो अपना जो डिजिटल वॉलेट है उसको हम लोग एक सिक्योरिटी के साथ कैरी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है इसको ये जो रेगुलेट होगा वो आरबीआई द्वारा किया जाएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे एक सिक्योरिटी जो है इसकी बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है, इन सभी समस्याओं से भी हमें लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आजकल जितने भी जो पैसे होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं, जिसको कि ट्रैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सरकार द्वारा जो है इसको इशू किया जाएगा तो वो जो है ट्रैक किया जा सकता है कि कौन से अकाउंट से कहाँ पे गया है, तो जिससे कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है, उससे भी लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम लोग जो है अगर हम स्ट्रिक्ट
KYC नॉर्म्स को लागू करते हैं, नो योर कस्टमर नॉर्म्स को लागू करते हैं, तो उससे भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, करप्शन, ब्लैक मनी, उन सबसे लड़ने में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन कैश। ठीक है, हमारी जो कैश पे जो डिपेंडेंस है उसको बहुत ज़्यादा कम करेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हैंडलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। जो सेटलमेंट रिस्क है, किसी भी पेमेंट सेटलमेंट रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे। तो सबसे पहले देखें तो साइबर सिक्योरिटी एक साइबर सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ी जो है समस्या बनी हुई है। तो लोगों को जो है लोगों के साथ अलग अलग तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। तो यहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिजिटल करेंसी के साथ जो है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो साइबर सिक्योरिटी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं डिजिटल इलिटरेसी, डिजिटल निरक्षरता जो है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम एक रिपोर्ट की देखें, ठीक है, 2018 में एक डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी। उसने बताया था कि इंडिया में 90% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि डिजिटल इलिटरेट हैं। ठीक है, तो हमें जो है डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के पहले डिजिटल लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में बताना चाहिए, लोगों को इसके जो है अवेयरनेस के बारे में बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पर जो है इसको जब भी आप कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको किस तरीके से जो है किस तरीके से कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। जैसे कि किसी के साथ OTP नहीं शेयर करना है, CVV नंबर नहीं देना है। तो डिजिटल लिटरेसी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स। ठीक है, गोपनीयता एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि अगर जब भी अगर हम फाइनेंशियल वॉलेट का यूज़ करते हैं तो उसके लिए बहुत तरीके के जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, कई बार तो ये होता है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए फिंगरप्रिंट्स या फिर जो है अलग अलग तरीके के बायोमेट्रिक्स फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी पड़ती है। तो जिससे क्या हो सकता है, जिससे कि जो हमारी जो प्राइवेसी है वो भी ब्रीच हो सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा थेफ्ट, अगर डेटा थेफ्ट के केस में जो है लोगों की जो आइडेंटिटी जो है उसको भी लोग दूसरी तरीके से, ठीक है, नकारात्मक रूप से यूज़ करके जो है अपने फ़ायदे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। इसके बाद हम देखते हैं यूज़र्स रेजिस्टेंस। ठीक है, उपयोगकर्ताओं का जो है प्रतिरोध है, उनमें भी एक रेजिस्टेंस देखी जाएगी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि वो जो है डिजिटल करेंसी को यूज़ करें। अब बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो कि अभी जो है UPI से जुड़े हुए हैं या फिर उनके पास कोई ना किसी प्रकार का जो है फाइनेंशियल वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर उनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होगा कि वो यूज़ करें डिजिटल करेंसी को, ठीक है, तो उनमें जो है एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है डिजिटल करेंसीज़ जो हैं, ठीक है, डिजिटल करेंसीज़ जो हैं वो उसमें जो है हमारी जितनी भी जो हम पेमेंट्स करते हैं, कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, वो सब कुछ ट्रैक हो जाती है। तो वहाँ पे जो है एनोनिमिटी का क्लॉज नहीं होता, तो जिसकी वजह से भी एनोनिमिटी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, जिसकी वजह से भी लोग जो हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज से, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ना नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा संधारण में भी बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बहुत सारा इनॉर्मस डेटा जो है इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, KYC, ठीक है, नो योर कस्टमर्स के सारे डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। उनके जितनी भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका पूरा एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। उन्होंने जो है ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या क्या की हैं उसका पूरा एक डेटा मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इतना सारा डेटा को हैंडल करने की जो ऑपरेशन कॉस्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं डिसइंटरमीडिएशन ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक की जो मध्यस्थता है उस पर भी जो है खतरा होगा, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर अगर लोग जो हैं अपना पैसा डिजिटल करेंसी, ठीक है, जो कि RBI द्वारा उनको जो वॉलेट उपलब्ध कराया जा रहा है, अगर वहाँ पे रखते हैं, तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर जो कॉरपोरेट बैंक्स हैं हम कह सकते हैं, तो उनके क्या है, उनकी जो क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम देखते
देखते हैं टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस। अब समय बदल रहा है, समय के साथ रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी जो है बदल रही है, टेक्नोलॉजी रोज़ अपग्रेड हो रही है, तो बहुत ही जल्दी जो टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो जा रही है। तो अगर ऐसे ही फास्टर चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, एक ये जो सेंसिटिव इशू है पैसों को लेके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जिसमें सिक्योरिटी चाहिए, उसमें बार बार अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे तो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है उसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं लो नंबर ऑफ एक्टिव बैंक अकाउंट, सक्रिय बैंक खातों की बहुत ही कम संख्या है इंडिया में, ठीक है। जनधन योजना के बाद हम देखते हैं कि बैंक खाता धारक जो है, बैंक अकाउंट होल्डर्स जो हैं, उनकी संख्या में तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। इंडिया में करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन इसमें से अगर हम एक्टिव बैंक अकाउंट देखें तो वो केवल 35% ही हैं। 65% बैंक अकाउंट जो हैं वो आज भी इनएक्टिव हैं, ठीक है। तो उनको जो है, जब हम अभी तक यूपीआई से ही नहीं जोड़ पाए तो उनको हम डिजिटल करेंसी से कैसे जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लोगों को पहले हमें बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना होगा, उन्हें डिजिटल लिटरेसी देनी होगी, डिजिटल लिटरेट करना होगा, तभी जो है हमारी जो डिजिटल करेंसी की जो परिकल्पना है हम उसको जो है पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम वे फॉरवर्ड में देखें तो सबसे पहले हमें जो है डेटा सिक्योरिटी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। डेटा सुरक्षा प्रणाली पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं कोई डेटा लीक तो नहीं हो रहा, प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो रही, ठीक है। हम इसके लिए जो है हमें राइट टेक्नोलॉजी का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो डेटा जो है उसको रेगुलेट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो फाइनेंशियल जितना भी डेटा होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है, और जो है यहाँ पर सरकार द्वारा जो है इसमें जो है पूरी तरीके से जो है कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बरतनी चाहिए। तो जिसके लिए जो है एक रेगुलेटरी डिज़ाइन जो है उसको जो है एक, हम कह सकते हैं कि एक रोबस्ट रेगुलेटरी डिज़ाइन की ज़रूरत है, जिसके लिए जो है बैंकिंग और जो डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर्स हैं उनके बीच में एक क्लोज इंटरेक्शन की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो है अन्य काफ़ी जो बहुत सारे जो है सेफगार्ड जो है उनको लेने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम इस डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नो डाउट, ठीक है, जो सीबीडीसी है, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये बहुत तरीके से हमें मदद करेगी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सब को कर्टेल करने में, ठीक है। लेकिन जो है और ये जो है ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी को भी जो है और ज़्यादा हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इसको रोल आउट करने के पहले, इंट्रोड्यूस करने के पहले, जिससे कि हम लोग जो है यहाँ पे लोगों की जो है प्राइवेसी को जो है यहाँ पर हम लोग प्राइवेसी को जो है मेंटेन कर सकें। यहाँ पे हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है उन सब का हमें अच्छे से चुनाव करना होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ इनटॉलरेंस इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस इनटॉलरेंस। भारत में असहिष्णुता के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, साथ ही असहिष्णुता को कम करने के उपाय भी सुझाएं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। तो इनटॉलरेंस जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया है ये बहुत ही वास्ट कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी, कल्चर, कास्ट, क्लास, रिलीजन के लोग जो हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखी गई है। लेकिन जब आपस में लोगों के बीच मतभेद होता है, या फिर जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को, उनके ओपिनियंस को जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, और उनके खिलाफ अलग अलग से जो है रिमार्क्स देती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इल टॉलरेंस। मतलब कि दूसरों को सहन ना करना, ठीक है, दूसरों को सहन ना करने जो सहन करने में जो लोगों की असमर्थता होती है उसी को जो है इनटॉलरेंस कहा जाता है, या असहिष्णुता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है जैसे अलग अलग कोई कम्युनिटीज़ हैं तो उन दोनों लोगों के बीच में जो है आपस में जो है क्लैशेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखा
गया है। हेट स्पीच के मामले बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ पे, रिलीजन पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे जो है उनके पर जो है भद्दे कमेंट किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इनटॉलरेंस का ही एग्जाम्पल है। तो इसके आखिर कारण क्या है, इसके आखिर कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में, ठीक है, वोट बैंक की राजनीति जो है इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती है। अलग अलग जो है पॉलिटिशियंस जो हैं वो कम्युनल कार्ड, ठीक है, वो कम्युनल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को और ज़्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। तो वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जो है अपने आप को जोड़ के देखते हैं ताकि वो उनका जो है वोट एक्सट्रैक्ट कर सके, वो उनके जो है वोट प्राप्त कर सके। तो अक्सर ये होता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो होती हैं उनको टारगेट किया जाता है ताकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, उनके वोट बैंक को जो है पॉलिटिशियंस जो है वो हासिल कर सकें। तो यहाँ पर जो है अक्सर जो ये देखा गया है कि जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो जितने भी जो वोटर्स जो होते हैं उनको पोलराइज करने का काम करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो अपने वोट बैंक को सिक्योर कर सकें। और जो इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी ये कहा है अपनी रिपोर्ट में कि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल कैंपेन्स जो होते हैं उसमें हेट स्पीच के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए भी जो है अलग अलग तरीके से जो है दूसरी कम्युनिटी पे, दूसरे रिलीजन पे जो है कमेंट्स किए जाते हैं और ताकि जो है उनके वोट बैंक को सिक्योर किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, ठीक है। रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लैंड रिसोर्सेज कम है, वाटर रिसोर्सेज कम है। तो जो भी व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि पहले उनके लोगों को, ठीक है, उनके लोगों को, वो जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो उनके लिए पहले जो है वो चीज़ सिक्योर करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर वो कोई दूसरा कम्युनिटी रिलीजन का लोग कोई आके वहाँ पे उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो वो जो है इंटॉलरेंट हो जाते हैं। तो जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, स्कैर्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इंटॉलरेंस का। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ मीडिया। मीडिया की जो भूमिका है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसने भी जो है इंटॉलरेंस को हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। कई बार हमने देखा है कि जो मीडिया जो है गलत तरीके से किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन को पोर्ट्रे करता है जिसका कि मासेस पे जो है बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा जो सोसाइटी पे जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नकारात्मक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तो जो तबलीगी जमात थे उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वहाँ पे पोर्ट्रे किया गया था जिससे कि जो लोगों के बीच में जो है उस रिलीजन के प्रति जो है वहाँ पे इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद है सोशल स्टेरियोटाइप, ठीक है, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। हमारा एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। हम लोग एक्सेप्शंस नहीं बिलीव करते कि अगर हो सके वो इंसान ऐसा था। हम लोग पूरे रिलीजन को ही जो है या फिर कम्युनिटी को ही है जो है उसको हम लोग ब्रांड कर देते हैं कि वो तो होते ही ऐसे हैं। तो ये जो सोशल स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं इसकी वजह से भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं। जैसे LGBTQ कम्युनिटी है, ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। वीडियोज़ जो हो गई उनको नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन या एथनिसिटी जो है उनको जो है बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। जैसे जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट लोग हैं उनको भी कई बार जो है टारगेट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है जो हमारे जो स्टीरियोटाइप्स जो हैं उसकी वजह से भी जो है इंटॉलरेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। इसके बाद हम देखते हैं सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी, श्रेष्ठता की भावना। कुछ कम्युनिटी, कुछ रिलीजन या फिर हम कह सकते हैं कुछ कास्ट ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है सुपीरियर समझते हैं। उनको लगता है कि उनका बिलीफ सिस्टम और जो है वही सबसे मजबूत है, वही सबसे अच्छा है और वो जितने भी दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनके ओपिनियंस को जो है बिना सुने ही जो है रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके कारण भी जो है हमारे जो देश में जो इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। परसीव्ड
परसीव्ड थ्रेट, ठीक है, कथित धमकी है, ठीक है। तो जो लोग जो है, जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उससे जो है थ्रेट महसूस करते हैं कई बार, ठीक है, जो अलग नेशनैलिटी का है, अलग रिलीजन का है, अलग कल्चर का है, अलग ग्रुप का है, तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमें हार्म करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम कभी जो है किसी नाइजीरियन को देखते हैं या फिर अफ्रीकन को देखते हैं, तो हमारे मन में एक अलग से, हमारा एक अलग ही माइंडसेट है कि वो हमें किसी न किसी तरह हार्म पहुंचा सकते हैं या फिर ये इसी तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो हमारी जो मानसिकता है, इससे भी जो इनटॉलरेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, पहचान के लिए जो है कई बार जो है संघर्ष कर रहे हैं बहुत सारे हमारे आज भी समाज में ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे ग्रुप हैं जो कि आज भी बहुत ज़्यादा जो है अपनी आइडेंटिटी को पाने के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो माइनॉरिटीज़ हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे कि अपनी वो बातों को मासेस तक पहुंचा सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। और अगर उनका जो है, उनको लगता है कि किसी भी तरीके का उनको थ्रेट हो रहा है या उनकी कल्चर को किसी भी प्रकार की जो है हानि पहुंचाई जा रही है, तो उससे क्या होता है, उससे वो लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरों के लिए दूसरों के जितने भी जो व्यू पॉइंट्स हैं, ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए जो रेस्पेक्ट है और जो एक्सेप्टेंस है उसकी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट सपोर्ट, राज्यों का बहुत ही ज़्यादा समर्थन है, ठीक है। जो इंडिया के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है कई बार ऐसे कुछ मतलब इस तरीके के जो हम कह सकते हैं कि जो कम्युनल डिवाइड को जो है बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करते हैं, वो जो है बाहर से उनको सपोर्ट होता है, जिसके कारण भी जो है इंडिया में इंटॉलरेंस जो है बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर हम किस तरीके से जो असहिष्णुता को जो है वो कम कर सकते हैं या फिर इंटॉलरेंस को कम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है स्ट्रिंजेंट लॉस, ठीक है। हमें जो है कड़े कानून लेकर के आने पड़ेंगे जिससे कि अगर कोई भी हेट क्राइम या फिर जो है हेट स्पीच या फिर अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर पाया जाता है किसी का भी, तो उसको जो है सख्त से सख्त जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि जो जितने भी जो इलेक्शन कैंपेन में जितनी भी जो हेट स्पीचेस दी जा रही हैं उसको जो है कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो हमें जो है स्ट्रिंजेंट लॉस, खड़े कानून लेकर के आने होंगे। इसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को जो है टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये हर लेवल पे होना चाहिए, स्कूल में, ठीक है, स्कूल में, वर्क प्लेस में लोगों को बतानी चाहिए कि जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं होता है। घर पे हम लोग अपने बच्चों को जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि जो है इनटॉलरेंट बिहेवियर, ह्यूमन राइट्स के बारे में, ताकि जो है हम लोग जो है लोगों को शिक्षित कर सकें, ताकि जो है इनटॉलरेंस जैसी समस्या से लड़ा जा सके। तो जैसे जैसे हम लोग अगर शिक्षित होंगे तो जैसा कि सोसाइटी में देखा भी गया है, जब लोग शिक्षित होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई जो है कल्चर, कई जो है रिलीजन के लोग आपस में जुड़ कर के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इनटॉलरेंस को हमें कम करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है। लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, उन लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अगर कोई और अलग कास्ट का, कल्चर का, एथनिसिटी का, रिलीजन का व्यक्ति है तो वो भी वैसे ही सिमिलर है जैसे कि हम हैं, ठीक है। वो हमारे ही सिमिलर हैं और उनकी भी जो है उनको भी जो है एज ह्यूमन ही हमें ट्रीट करना होगा, उनकी भी जो वॉइस है उसको हमें रिस्पेक्ट करना होगा, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितने भी जो हमारे बीच के डिफरेंसेस हैं, तो उसको जो है डिफरेंस तो रहेंगे, ठीक है, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम करने की ज़रूरत है ताकि जो है हमें दूसरे कल्चर को समझने में और ज़्यादा मदद मिले, ठीक है। अगर हम दूसरे कल्चर को समझेंगे तो उसके प्रति हमारी एक्सेप्टेंस भी और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे कि भारत सरकार द्वारा जो है एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग कल्चर को लेके अलग अलग कल्चर के लोगों को जो है आपस में लेकर के आया जाएगा ताकि जो है उनके बीच में जो है एक सामंजस्य की भावना, ठीक है, जो है उसको
पैदा की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पे भी अगर हेट स्पीच या फिर जो है फेक न्यूज़ अगर चलाई जाती है तो उस पर जो साइबर पुलिस जो है उसको तुरंत एक्टिव होने की ज़रूरत है और ऐसे किसी भी कंटेंट को तुरंत ही डिलीट करने की ज़रूरत है, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता जो या फिर अराजकता जो समाज में फैली है उसको हम लोग कम कर सकें। इसके साथ साथ जो है प्रोएक्टिव अप्रोच, सक्रिय दृष्टिकोण हमारा होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी अगर कोई भी थ्रेट महसूस होता है या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कहीं पे भी ऐसा कोई भी अगर अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कहीं पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करी जा रही है या फिर अराजकता फैलाई जा रही है, तो उसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी ज़रूरी है। उसके लिए तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो लॉसेस हैं उसको प्रिवेंट कर सकें। जैसे कि सेक्शन 144 का जो है उपयोग करके, ठीक है, लोगों को जो है वहाँ पे जो है वायलेंस करने से रोका जा सकता है। तो इनटॉलरेंस, हम कह सकते हैं कि इनटॉलरेंस जो है हमारे जो है समाज में जो है कई तरीके से नकारात्मक फैलाता है, हमारे जो समाज की जो शांति है उसको जो है बिगाड़ता है। तो हमारे अंदर जो है टॉलरेंस होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत करता है। ये हमारे देश में डाइवर्सिटी को और ज़्यादा प्रमोट करता है, और जिससे कि हमारे समाज में स्थिरता और शांति को स्थापित किया जा सके। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।